तेरे इश्क की गिरफ्त में पार्ट 2। दादाजी की बातों के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। एकांश ने अपनी शर्ट के बटन धीरे धीरे बंद करने शुरू किए, लेकिन चेहरा अब भी तना हुआ था। आदि सिर झुकाकर खड़ा रहा था, पर उसकी आंखों में वही शरारत भरी चमक अब भी थी। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए अपनी छड़ी को और जोर दिया। एकांश ने आदि की तरफ घूरते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी, आप यहाँ कैसे आए? आपने बस मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं वहीं आ जाता। दादाजी छड़ी का सहारा लेते हुए थोड़ा आगे झुके और गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, फ़ोन करने से कुछ बातें हल्की हो जाती हैं और जो मैं कहने आया हूँ वो थोड़ा भारी है। क्या मतलब दादाजी? दादाजी ने अपनी छड़ी ज़मीन पर 2 बार ठिकाई और सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम्हें कल से कंपनी ज्वाइन करनी है एकांश। एकांश का मुंह थोड़ा खुला रह गया था। क्या कंपनी? अभी? फिर खुद को थोड़ा शांत करके बोला, मतलब किस पोस्ट पर? दादाजी ने होंठ दबाए और थोड़ा पॉज लेते हुए बोले, इंटर्न के तौर पर। इंटर्न? एकांश लगभग उछल पड़ा था। दादाजी, क्या सच में? क्या इसी दिन के लिए मैं अमेरिका से पढ़ाई कर आया था कि मैं एज ए इंटर्न जॉब करूंगा? आदि पीछे से फुसफुसाया, ब्रो, अभी तो बटन उड़े थे, अब सीट भी उड़ गई। एकांश ने उसे घूरकर चुप कराया और फिर दादाजी की तरफ पलटा, लेकिन दादाजी, आई एम एन ओबरॉय, इंटर्न, थोड़ा तो मेरी रेपो के बारे में सोचिए। दादाजी ने आंखें छोटी कर ली थी। यही दिक्कत है बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी को जड़ से समझो, स्टार्टिंग से, ताकि कल जब तुम इस कंपनी के सीईओ बनो तो सिर्फ नाम से नहीं, काम से उसे हैंडल कर सको। एकांश चुप हो गया था। दादाजी ने फिर सीधा वार किया, वैसे भी तुम्हें कंपनी में कोई नहीं जानता, सब तुम्हें सिर्फ नाम से जानते हैं, चेहरे और काम से नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये पहचान तुम खुद बनाओ, नीचे से ऊपर तक चढ़कर। कमरे में थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई थी। फिर आदि ने धीरे से एकांश की तरफ झुककर कहा, मतलब कल से ब्रो, इंटर्न वाला आईडी कार्ड लटकाएगा तू, और हाँ, बटन वाले शर्ट मत पहनना। एकांश ने थकी हुई सांस ली और माथा थाम दिया। तू ना आदि, मुझे डिस्टर्ब मत कर। दादाजी अब मुस्कुरा रहे थे। तो तय रहा बेटा, कल सुबह 9 बजे ऑफिस, इंटर्न एकांश ओबरॉय रिपोर्ट करेगा। और फिर उठते हुए बोले, कल से तुम सिर्फ एकांश हो, एकांश ओबरॉय नहीं। आदि अभी पेट पकड़कर हंस रहा था, आंखों से आंसू तक आ गए थे। ओह माय गॉड, इंटर्न एकांश ओबरॉय कल से कॉफी भी खुद बनाएगा। एकांश ने गुस्से में तकिया उसकी तरफ दे मारा था। तू हंस लिया आज, कल से तेरे भाई को सब इंटर्न कहेंगे, सर नहीं। तभी दादाजी मुकेश ओबरॉय ने हल्की मुस्कान दबाते हुए गला खकारा। वैसे आदि ने हंसी रोककर थोड़ा चौंकते हुए देखा। जी दादाजी कहिए। दादाजी ने छड़ी के सहारे थोड़ा झुककर कहा, तुम्हें भी कल से कंपनी ज्वाइन करनी है। आदि का चेहरा पल भर को सूख गया था, जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मैं क्यों दादाजी? दादाजी ने अपनी ठहरी हुई आवाज़ में कहा, तुम भी इंटर्न के तौर पर। आदि ने आंखें फाड़ ली थी। दादाजी, मैं क्यों? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और ना ही मुझे कंपनी का सीईओ बनना है। दादाजी अब थोड़ा सख्त लहजे में बोले, तुम्हें भी सीखना है बेटा, और वैसे भी तुम तो जानते हो ना एकांश के गुस्से को। उन्होंने आंखें मिचमिचाईं। तो तुम्हारा काम होगा इसे हैंडल करना, ताकि ये कोई गड़बड़ न करे। आदि ने एक बार एकांश को देखा, जो पहले से ही उसे घूर रहा था, और फिर दादाजी की तरफ मुड़ा। मतलब मैं इंटर्न और बाउंसर दोनों का काम करूंगा। एकांश ने आंखें छोटी करते हुए ताना मारा, बिल्कुल, और ज्यादा बोला ना तो कल से तेरी कॉफी भी मैं ही बनाऊंगा। आदि ने लंबी सांस ली और सिर झटका। दादाजी ठीक है, मैं भी ज्वाइन करता हूँ। दादाजी अब खुलकर हंस पड़े थे। यही तो मैं देखना चाहता था कि कंपनी का अगला सीईओ और उसका खुद का हैंडलर दोनों एक साथ ट्रेनिंग पर। पता नहीं क्या नई मुसीबत है। एकांश ने बड़बड़ाते हुए माथा थामा। आदि ने फुसफुसाते हुए कहा, अब तो भगवान ही जानता है कि कल ऑफिस में क्या क्या धमाके होंगे। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाते हुए कहा, और हाँ, याद रखना, कल से तुम दोनों सिर्फ एकांश और आदि हो। ओबरॉय सरनेम और रुतबा ऑफिस के बाहर छोड़कर आना। कमरे में हल्की सी हंसी गूंज रही थी, लेकिन एकांश के दिल में कहीं न कहीं कल की टेंशन ने घर बना लिया था। अगली सुबह ओबरॉय इंडस्ट्रीज के सामने शालवी हाथ में फोन लिए गेट के पास बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। धूप में उसकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गई थीं। जैसे ही सामने से जिया अपनी स्कूटी तेजी से मुड़ते हुए आई, शालवी ने हाथ हवा में लहराया और गुस्से में बोल पड़ी, जिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर 2 मिनट और लेट होती ना तो फिर से फाइन कट जाता हमारा। जिया ने स्कूटी थोड़ा झुकाकर साइड स्टैंड पर लगाया और हेलमेट उतारते हुए गुस्से में बोली, प्लीज अब तू शुरू मत होना, आज का दिन वैसे ही खराब है मेरा। उसने हेलमेट सीट पर पटका और गहरी सांस लेते हुए शालवी की तरफ देखा। चल अब जल्दी से चल, वरना उस खड़ूस मैनेजर की फिर से डांट खानी पड़ेगी। शालवी ने आंखें तिरेरी और उससे पूछा, क्या फिर से तेरी सौतेली माँ ने तुझसे कुछ कहा है पैसों के लिए? उसकी बात सुनकर जिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। तू भी ना, हर दिन कोई ना कोई झगड़ा करती रहती है। चल जल्दी, अब अंदर जाकर लेक्चर भी सुनना है। जिया ने कंधे उचकाए और बालों को ठीक किया और बुदबुदाई, जिस दिन मेरी लाइफ में चैन से एक दिन बीत जाएगा ना, उस दिन मैं खुश शौक में चली जाऊंगी। दोनों लड़कियां तेज कदमों से बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन जिया के चेहरे पर अब भी हल्की टेंशन थी।
और आंखों में वही एकांश का सख्त चेहरा घूम रहा था। जिया और शाल्वी दोनों हड़बड़ी में कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के मेन हॉल में दाखिल हुई। वहाँ पहले से खड़े स्टाफ की नजरें उन दोनों पर टिक गई थीं और तभी सामने से मैनेजर मिस्टर रॉय, जो हमेशा टाइम के मामले में खड़ूस माने जाते थे, उनकी तरफ बढ़े। मिस जिया, मिस शाल्वी, ये कोई तरीका है टाइम फॉलो करने का? उनकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। इस बड़ी कंपनी में सबको जॉब चाहिए, लेकिन पंक्चुअलिटी नाम की चीज़ किसी में नहीं है। जिया ने गर्दन झुकाई और होठ भींचते हुए खुद को हंसने से रोक लिया था। शाल्वी ने धीरे से उसकी कोहनी में चुटकी काटकर फुसफुसाई, मैंने कहा था ना, फाइन कटेगा। जिया बामुश्किल आंखें तरेड़ते हुए शाल्वी को घूरने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुए आदित्य और उसके साथ एकांश ओबरॉय। मैनेजर का गुस्सा अब भी वहीं नहीं रुका था। उन्होंने एकांश और आदि की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, और आप दोनों न्यू इंटर्न है ना इस डिपार्टमेंट में, तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए थी ना टाइम पर आने की। लेकिन नहीं, यहाँ भी वही लापरवाही। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि तुम लोगों को हायर कैसे कर लिया गया। तुम जैसे लोग सिर्फ सिफारिश के कारण ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। आदित्य ने आंखें फैलाकर एकांश की तरफ देखा। एकांश का चेहरा कस चुका था, उसकी आंखें सख्त हो रही थीं, उसकी नसें फिर से तनने लगी थीं और आदित्य को तुरंत अलर्ट हो गया था। आदित्य ने फटाक से उसका बाजू पकड़ लिया था और धीरे से फुसफुसाया, भाई चिल करना प्लीज़, ये फर्स्ट डे है, गड़बड़ मत कर। एकांश ने गहरी सांस खींची और उसकी आंखों में वही जाना पहचाना गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी जिया ने सिर उठाया और सामने खड़े एकांश पर उसकी नज़र पड़ी। दोनों की नज़रें टकराईं। एक पल को हॉल में मानो सब कुछ स्लो मोशन में चला गया था। जिया की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। उसने अपना चेहरा शाल्वी के पीछे छुपा लिया था और उसके होंठ खुद ब खुद बुदबुदाए, ये फिर से। उधर एकांश, जो अब तक गुस्से में था, जिया को सामने देखकर ठिठक गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, जैसे वे खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि वही लड़की अब ऑफिस में भी उसके सामने खड़ी थी। एकांश की आंखें जिया पर टिक गई थीं, उसके चेहरे की नसें तन चुकी थीं। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, तुम यहाँ? जिया की सांसें तेज हो गई थीं। उसने फौरन नजरें झुका ली थीं, लेकिन एकांश की तीखी नजरें उस पर ही टिकी रही थीं। मैनेजर, जो अब तक अपनी फाइलों में बिजी थे, दोनों को यूं घूरता देखकर रुक गए थे। उन्होंने भौहें चढ़ाकर पहले जिया को देखा, फिर एकांश को। तो तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? जिया हड़बड़ा गई थी। नहीं सर, बस ऐसे ही। एकांश ने भी पलटकर कहा, आवाज़ में कड़वाहट साफ थी। पुरानी पहचान है सर, हम तो एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही पर्सनली जानते हैं। मैनेजर की आंखों में चमक आ गई थी। बहुत बढ़िया, तो फिर तुम्हें साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिया का दिल धक से रह गया था। सर मैनेजर मिस्टर रॉय ने फाइल बंद करते हुए तीखी आवाज़ में कहा, तुम दोनों एकांश और जिया फौरन मॉडल के कॉस्ट्यूम अरेंज करोगे। डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जाकर सब कलेक्ट करो। आधे घंटे में मुझे सब कुछ रेडी चाहिए। गॉट इट? आदि ने भी जिया की तरफ अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए हाथ बढ़ाया। हेलो मिस तूफान मेल, मेरा नाम आदि है और ये मेरा दोस्त एकांश। जिया ने आंखें मटकाईं और एकांश की तरफ देखा। अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोली, चलो मिस्टर टाइट फेस, टाइम वेस्ट मत करो। जिया के हाथ पांव फूल गए थे और एकांश, वो अभी बस उसे घूर रहा था, जैसे वो कह रहा हो, तुमसे तो अभी हिसाब बाकी है। एकांश ने आदित्य की तरफ देखा, जो उससे पूछ रहा था, क्या मैं वाकई ये करने जा रहा हूँ? लेकिन आदित्य ने फौरन अपनी नजरें घुमा ली थीं, जैसे कह रहा हो, इस बार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भाई, कुछ देर बाद जब जिया डिज़ाइन डिपार्टमेंट से बाहर आई तो उसके हाथों में अब बड़े बड़े कॉस्ट्यूम के बॉक्स थे। वो फूली सांसों के साथ बॉक्स पकड़ते हुए बोली, हेल्प करो मेरी मिस्टर, अभी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना है। एकांश ने भौं चढ़ाकर चौंक कर पूछा, ये सब बॉक्स तुम अकेले सीढ़ियों से ले जाने वाली हो? जिया गुस्से में उसे घूरती हुई बोली, मैं नहीं, हम मतलब तुम भी, हम दोनों टीम में है ना। एकांश ने लंबी सांस ली और फिर बिना कुछ बोले बॉक्स उठाया और सीधा वीवीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ा। जिया ने फौरन उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाए। देखो मिस्टर, कंपनी में इंटर्न को लिफ्ट यूज़ करने की परमिशन नहीं है और ये लिफ्ट तो सिर्फ चेयरमैन और उनकी फैमिली के लिए है। देखो, तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार होना हो, लेकिन मुझे बहुत है, क्योंकि मेरी माँ मुझे घर से निकाल देंगी अगर मैंने नौकरी नहीं की तो। तुम्हारी वजह से मुझे भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तभी एकांश ने गुस्से में बॉक्स नीचे रखा, उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे लिफ्ट के अंदर खींच लिया था। जिया हड़बड़ा गई थी। एकांश ने उसका चेहरा थोड़ा करीब खींचा और अपनी उंगली उसके होठों पर रखते हुए फुसफुसाया, बस करो, कितना बोलती हो तुम। जिया की सांसें गड़बड़ा गई थीं। दोनों के बीच का डिस्टेंस अब ना के बराबर था। लिफ्ट का बंद होता दरवाजा और दोनों की आंखों में अचानक एक कनकही सी टेंशन तैर गई थी। जिया ने धीरे से उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया। तुम्हें रूल्स का मतलब भी पता है मिस्टर? वो फुसफुसाई, लेकिन आवाज में कपकपी थी। एकांश ने हल्के झटके से उसकी तरफ मुड़कर कहा, रूल्स तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। उसकी आंखें अब भी जिया के चेहरे पर जमी हुई थी। जिया ने गुस्से से पलटकर कहा, ओ तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा क्या यहाँ? चेयरमैन के बेटे हो क्या? एकांश ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कौन हूँ। उसकी आवाज़ में अब तक की सबसे ठंडी धमकी थी।
जिया एक पल को चुप हो गई थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने नजरें मिलाते हुए ताना मारा, जो भी हो, तुम्हारी अकड़ यहाँ नहीं चलेगी मिस्टर टाइट फेस, और मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं कल के लिए तुम्हें सॉरी और थैंक यू दोनों बोल चुकी हूँ। एकांश ने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि अब कभी नहीं मिलेंगे। फिर उसकी आंखें जिया की ओर घूमी, लेकिन तुम तो हर जगह निकल आती हो, जैसे कोई अधूरा काम। जिया की सांसें अटक गई थी। मैंने बोला ना, सॉरी, गलती से तुम्हारे रूम में पहुंच गई थी। उसके हाथ में पकड़े बॉक्स थोड़े और कस गए थे। उसने जोर से कहा, मैं यहाँ काम करने आई हूँ मिस्टर, कोई पुराना हिसाब किताब पूरा करने नहीं। एकांश के होंठ थोड़े तिरछे हुए, जैसे कड़वा सा मुस्कुराया, सच में? फिर देखते हैं कितनी देर तक तुम मुझसे बच सकती हो। मेरी नज़रें तो सिर्फ तुम पर ही रहेंगी मिस जिया, क्योंकि मैं हम दोनों की पहली मुलाकात नहीं भुला सकता। जिया उसकी बातों को अनसुना कर बॉक्स उठाकर लिफ्ट से बाहर निकल गई थी। 1 महीना बीत चुका था। जिया हर सुबह ओबरॉय एम्पायर के ग्लास पैनल्स वाले दफ्तर में उसी सख्त चेहरे और थमी सांसों के साथ दाखिल होती थी, जैसे खुद को बार बार समझाती हो, ये सिर्फ एक जॉब है, सिर्फ एक जॉब। लेकिन फिर भी हर मीटिंग में, हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, हर कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर एकांश ओबरॉय जैसे उसका रास्ता रोकने के लिए ही खड़ा होता था। ये डिटेल्स मिसिंग है मिस जिया। एकांश ने फाइल उसके सामने सरकाई थी उस दिन। उसकी आवाज़ हमेशा शांत मगर चुभने वाली होती थी, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा गले में अटक गया हो। ओबरॉय एम्पायर में अधूरे काम की गुंजाइश नहीं होती मिस जिया। तुम्हें सैलरी इस बात की नहीं मिलती कि तुम काम अधूरे करो। तुम्हें तो पता ही होगा अधूरा काम कैसा चुभता है। यानी दांत बीचे थे। उसकी उंगलियां फाइल के पन्नों पर कस गई थीं। मैंने कहा ना, काम पूरा होगा। वो चेहरा ऊपर उठाए बिना बोली, जैसे उसकी आंखें अब भी एकांश की आंखों से बचना सीख गई हों। कभी कभी लंच ब्रेक में जब जिया कैफेटेरिया के कोने में बैठकर चुपचाप खाना खा रही होती थी, तो एकांश का साया वहाँ भी पहुँच जाया करता था। तुम्हें टीम के साथ डिनर ज्वाइन करना चाहिए था ना कल रात। उसकी आवाज़ जिया की गर्दन के पीछे जैसे गर्म सांसों की तरह महसूस हो रही थी। जिया ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, मैं सोशल मीटिंग्स के लिए नहीं आई और ना ही मुझे पसंद है, और तुम भी प्लीज़ मुझसे डिस्टेंस बनाकर रहा करो। और मैं उस दिन के लिए तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ कि वो सिर्फ एक गलती थी। मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आई थी, जानबूझकर नहीं। तो तुम पुराना हिसाब किताब पूरा करने की कोशिश मत करो। जिया चिढ़कर शाल्वी के साथ कैफेटेरिया से बाहर चली गई थी, लेकिन तभी आदि ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, आखिर किस बात की सजा दे रहा है तू इसे? लेकिन एकांश के ताने अब जिया के कानों में रोज अलार्म की तरह बजते रहते थे। और फिर मीटिंग्स में डिजाइन टीम से कहना, कल तक मॉड्यूल फाइल चाहिए। एकांश ने जिया की ओर बिना देखे कहा। जिया ने अपनी जगह से खड़े होते हुए तना हुआ जवाब दिया, आपका ऑर्डर नोट कर लिया है बॉस। एकांश की आंखें उस पर पहली बार जिया की आंखों से मिली थीं, और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई थी, जिसमें जीत का एहसास था। अच्छी बात है, अब धीरे धीरे तुम सिस्टम समझ रही हो। इसी तरह 1 महीना गुजर गया था, जहाँ काम चलता रहा था, फाइलें पास होती रही थी, और दोनों के बीच ये अनकहा संघर्ष और गहराता चला गया था। दोनों एक दूसरे के करीब रहते हुए भी जैसे एक महीन दीवार बनाए रखते थे। जिया की लाइफ में एक परमानेंट जॉब पाने के अलावा और कोई गोल नहीं था। रात के करीब 10 बज रहे थे। जिया अपनी पुरानी स्कूटी पर शहर की काली सड़कों से गुजर रही थी। ठंडी हवा उसकी उलझी सोचों की ओर बेकाबू कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजने लगी थी। हेलो, जिया ने धीमे से कहा। दूसरी तरफ से किसी मैनेजर की आवाज़ आई, मैडम, हमें अभी एक मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत है, अर्जेंट है। होटल ब्लू डायमंड में पार्टी चल रही है, तो कुछ आर्टिस्ट को मेकअप की ज़रूरत है। आपको तुरंत पहुंचना होगा। जिया ने थके हुए मन से हामी भरी। ठीक है मैम, मैं अभी पहुंच रही हूँ। कुछ देर बाद जब वे होटल पहुंची तो माहौल शोरगुल और पार्टी मूड में डूबा हुआ था। चमकती लाइट्स, तेज़ म्यूजिक और लोगों की हंसी की आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थीं। लेकिन तभी जिया की नज़र सामने खड़ी जानवी नाम की लड़की और उसके फ्रेंड्स पर पड़ी। जानवी ने अपनी फ्रेंड्स को घेर कर कहा, आज जिया की अकड़ हमेशा के लिए तोड़नी है। उस दिन इसने मेरा मजाक बनाया था ना, कार्ड से मुझे धक्के देकर वहाँ से निकलवाया था। अब मैं बताती हूँ कि जानवी क्या चीज़ है। और वो न्यू इंटर्न एकांश इसके आगे पीछे बहुत ज़्यादा घूमता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो वो सिर्फ इसे ही देखता है? जानवी की दोस्त हंसते हुए बोली, तो क्या प्लान है? जानवी ने मोबाइल दिखाया। ये वीडियो पहले से ही तैयार है, बस इसे पूरे ऑफिस में वायरल कर देंगे। देखना, इसकी फैमिली भी शर्म से चेहरा नहीं दिखा पाएगी। एक और लड़की बोली, और ऑफिस के कल्चरल प्रोग्राम में स्टेज पर से डांस कंपटीशन में फेल करवा देंगे। जानवी मुस्कुराई, बस इसे हर तरह से इतना नीचा दिखाओ कि ये खुद ही ऑफिस छोड़ दे। उनकी हंसी माहौल में गूंज रही थी, लेकिन जिया उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ रही थी। तभी जानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन जिया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, देखो जानवी, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी।
लेकिन इस बहस में गलती से वो वीवीआईपी लिफ्ट में चढ़ गई थी और तीसरी मंजिल पर पहुंच गई थी, जहां पार्टी के वीआईपी गेस्ट थे। उसने रूम नंबर नोट करने की कोशिश की, लेकिन गलती से एकांश के कमरे का दरवाजा हल्के से धकेल दिया था। अंदर का माहौल थोड़े समय पहले तक मस्ती का था, लेकिन जैसे ही जिया दाखिल हुई, कमरे में मौजूद लड़के और लड़कियां चौंक गए थे। सबने एक दूसरे को देखा और जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे थे, मानो कोई बड़ा सीन बनने वाला हो। एकांश, जो हल्का नशे में था, सोफे पर बैठा हुआ था। एकांश की आंखें थोड़ी और गहरी हो गई थीं। उसने धीमे कदमों से जिया की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों हो? उसकी आवाज़ में नशे के साथ साथ गुस्से की झलक भी थी। जिया ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, ये तुम्हारा रूम है? सॉरी, मैं गलती से आ गई थी। लेकिन एकांश ने उसका रास्ता थोड़ा रोकते हुए धीरे से कहा, तुम हर बार गलती से ही क्यों टकरा जाती हो मुझसे? उसकी सांसें गर्म थीं और उसका चेहरा जिया के करीब झुकने लगा था। जिया का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपने हाथ से उसे हल्का सा धक्का दिया। पीछे हटो, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई हूँ एकांश। एकांश ने उसकी कलाई पकड़ ली थी, लेकिन इस बार उसकी पकड़ में अजीब सी नरमी थी, जैसे वो उसकी हालत को समझ रहा हो। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम क्यों आती हो मेरे पास? तुम्हें पता है ना? जिया ने उसकी आंखों में देखा, उनमें हल्का सा पजेसिव गुस्सा था। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? मैं कहीं भी जाऊं और कभी भी जाऊं, जिया ने कांपती आवाज में पूछा। एकांश की होठों पर कड़वा सी मुस्कान आ गई थी। क्योंकि तुम सबसे अलग हो और तुम मुझे अट्रैक्ट करती हो जब तुम इस तरीके से मेरे करीब आती हो। जिया ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई। हाथ छोड़ो मेरा एकांश, तुम अभी होश में नहीं हो। जिया जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी, उसने देखा सामने कॉरिडोर में जानवी और उसकी गैंग अब भी उसे ढूंढ रही थी। उनकी आंखों में वही खतरनाक इरादा तैर रहा था। जिया का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और पलटी, लेकिन पलटते ही वह सीधे एकांश से टकरा गई थी। एकांश ने बिना कुछ कहे नशे में धुंधली आंखों के साथ उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। जिया हड़बड़ा गई थी। एकांश, छोड़ो मुझे। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसमें डर भी घुला हुआ था। एकांश ने झट से खुद को होश में लाते हुए खुद को जिया से दूर कर लिया था। वह हल्के से उसके कंधे से टिक गया था, जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। जिया ने पहले झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एकांश की पकड़ इतनी मजबूत थी। उसने फुसफुसाया, तुम्हें पता भी है जिया, मैं तुमसे कब से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन तुम सिवाय काम के किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं देती। और इतना कहते कहते उसने जिया की गर्दन के पास हल्के से अपने होठों को टिका दिया था। कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन उसकी हरकत में डूबा हुआ पागलपन था। जिया की सांसें बेकाबू होने लगी थीं। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं, जैसे वे खुद से लड़ते लड़ते थक गई हो। उसका शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, यह गलत है एकांश। लेकिन उसकी आवाज़ अभी कांप रही थी और उसकी उंगलियां अनजाने में एकांश की शर्ट को थाम चुकी थीं। कमरे में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। एक पल को एकांश ने भी खुद को रोका। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उसकी आंखें जिया की आंखों की गहराई में झांकने लगी थीं। अगले ही पल जिया ने खुद को झटका दिया और उसके सीने से अलग हो गई थी। उसने गुस्से और घबराहट में दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गई थी, अपनी धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश करते हुए। उसने बैग से अपना फ़ोन निकाला और तुरंत शाल्वी का नंबर मिलाया, लेकिन 2-3 कॉल करने के बाद भी शाल्वी का कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन तभी अचानक किसी चीज़ में उसका पैर अटकने की वजह से उसका माथा दीवार से टकरा गया था। अगली सुबह हल्की धूप कमरे में फैल चुकी थी। जिया की पलकें धीरे धीरे खुलीं। उसके सिर में अब भी हल्का दर्द था और दिल की धड़कनें थोड़ी अनियमित थीं। उसने खुद पर नज़र डाली। उसने अभी वही कपड़े पहने हुए थे। जिया का दिल एक पल को जैसे ठहर गया था। उसने खुद से बुदबुदाया, ये कमरा, मैं कब? उसकी यादें रात की एक हद तक आ रही थीं। जानवी का चेहरा, भागते हुए होटल का कॉरिडोर और फिर एकांश का चेहरा बेहद करीब। इसके बाद एक अंधेरा। जिया ने हड़बड़ाकर अपना सिर थामा। उसके माथे पर हल्की चोट थी, जिस पर अब बैंडेज लगी हुई थी। नहीं, ये कैसे? क्या हुआ था? कमरे में थोड़ी दूरी पर एकांश सोफे पर बैठा हुआ था, अपना सिर पीछे टिकाए और आंखें बंद थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और शर्ट के बटन अब भी आधे खुले हुए थे। जिया ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली थीं। उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं। तभी एकांश ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी नज़रें मिलीं। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई थी। एकांश ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम जाग गईं? उसकी आवाज़ में रात की थकान भी थी और अनकही बेचैनी भी। जिया की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां
अब भी हल्के से कांप रही थीं। एकांश धीरे धीरे उठा। उसकी हर कदम की आहट कमरे की शांति में गूंजने लगी थी। उसकी आंखों में थका हुआ गुस्सा और उलझन थी। वह जिया के बिल्कुल करीब आकर रुक गया था। उसकी गहरी आवाज़ में एक अनजानी तलगी थी। कितने पैसे मिले थे? जिया ने हड़बड़ाकर उसकी ओर देखा। उसकी पलकों में कन्फ्यूज़न और अनजाना डर तैर रहा था। कितने पैसे मिले थे मेरे बेड तक पहुंचने के? एकांश ने फिर से पूछा। इस बार आवाज़ कुछ और कड़क थी। और किसके कहने पर तुम यहाँ आई हो? उसके शब्द चीखते हुए निकले थे। जिया ने घबराकर 2 कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह दीवार से टकरा गई थी। उसकी सांस उखड़ गई थी। उसने मुश्किल से खुद को संभाला और कांपती आवाज़ में बोली, मुझे नहीं पता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो गलती से कल रात इस कमरे में आई थी और फिर कमरे से बाहर भी चली गई थी। मैं कैसे यहाँ? और मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा रूम है। उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। तो फिर कैसे इस कमरे तक पहुंची? मुझे कल रात डिज़ाइन डिपार्टमेंट के मैनेजर का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि कुछ क्लाइंट्स को मेकअप कराना है। बस उसी के लिए मैं यहाँ आई थी। और तुम तो जानती हो ना कि मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ। मैं बस उसी के लिए यहाँ आई थी। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में सफाई दी। मैं जानबूझकर तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी। एकांश की आंखें उसकी हर हरकत को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, जैसे तय करने की कोशिश कर रहा हो कि वह झूठ बोल रही है या सच। कमरे में कुछ पल तक बस दोनों की तेज होती सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। जिया का गला सूख रहा था और एकांश की आंखों में अब भी शक और गुस्से की चिंगारी थी। तभी झटके से कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। जिया और एकांश दोनों चौंककर उस तरफ देखने लगे थे। ओबरॉय एम्पायर के फाउंडर एकांश के दादाजी मुकेश ओबरॉय दरवाजे पर गुस्से में खड़े हुए थे। उनके हाथ में कुछ फोटोज थीं। वह फोटोज जो पूरे मीडिया में फैलाने की धमकी दी गई थी। एकांश और जिया की क्लोज तस्वीरें किसी ने जानबूझकर ली थीं। मुकेश ओबरॉय ने कमरे में कदम रखा। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। एक ही झटके में उन्होंने एकांश के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। शर्म नहीं आई तुझे? बिल्कुल भी। उनकी आवाज़ गरजी थी। पूरे ओबरॉय एम्पायर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। जिया का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। ओबरॉय? मिस्टर एकांश ओबरॉय? उसके होठ बुदबुदाए थे, जैसे शब्द उसके गले में ही अटक गए हों। अब तक जो एकांश उसके लिए बस एक रौबीला मगर रहस्यमय इंसान था, अब उसकी असली पहचान उसके सामने आ चुकी थी। एकांश ओबरॉय, ओबरॉय एम्पायर का वारिस। जिया ने एक पल को खुद को संभालने की कोशिश की। वह एकांश की इस सच्चाई पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही थी, जैसे उसकी दुनिया अचानक उलट गई हो। जिया ने लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे। सांसें तेज चल रही थीं, जैसे हर तरफ से हवा खींच लाई हो। मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं खुद से बुदबुदाई और आगे बढ़ी, लेकिन तभी एकांश ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया था। रुको जिया। उसकी आवाज़ भारी थी, मगर उसमें दर्द और जुनून दोनों साफ झलक रहे थे। जिया ने उसका हाथ झटकने की कोशिश की। छोड़ो मुझे एकांश। मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज़। तुम्हारे लिए बस मैं एक। उसकी आवाज़ टूट गई थी। एकांश ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखें सीधे जिया की डरी सहमी आंखों में गड़ी हुई थीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको किसका कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है, जिया या फिर एकांश का? ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।